कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आगे 2 किडनीज होती हैं, उनके ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन क्रिएट करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये एड्रिनलिन क्रिएट करते हैं। अभी हार्मोन्स करेंगे हम, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन बताता है कि आप लड़ेंगे या भाग जाएंगे, ये स्ट्रेस कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। 2 किडनीज हैं, 2 किडनीज में जो सीट होता है जिसमें एक्सक्रीशन होती है, दैट इज नेफ्रॉन। ये अगले पेज पे करेंगे। स्टोरेज कुछ नहीं हो पाती है, इसलिए नेफ्रॉन की एक्सक्रीशन होती है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू पहुंच जाती है यूरेटर्स में। दोनों किडनियों से एक एक यूरेटर निकलता है, ये आगे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये ब्रेन को मैसेज करता है कि हमें फुल हो गया भाई, अब जाओ यूरिनेट करके आओ। तो यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी से बाहर इसको फेंक देते हैं। एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन जो है इसका ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमैन कैप्सूल। इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स का बंच बनता जाता है, छोटी हो जाती है। अगर आप बड़ी पाइप को ऐसे आगे हाथ रख लो तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप बड़ी पाइप को छोटा करते जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उसमें से ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इस बाउमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। अब जो ब्लड वेसल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं वो खाली हो गए, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ब्लड सेल्स रह गए, बाकी सारा सामान उसने छोड़ दिया। तो ये जब ये दोबारा इसके टच में आते हैं तो ये पहला पार्ट दिस कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो लूप है इसको बोलते हैं हेनलीज लूप, और जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो ब्लड वेसल्स टच में आते हैं तो वो वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द मटेरियल, इवन द जो एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स हैं यूरिया वगैरह वो भी वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। बट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है प्रॉक्सिमल का और हेनलीज लूप का, उसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। बॉडी एनर्जी स्पेंड करके काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, सारा काम की चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। वो हेनलीज लूप के खत्म होते तक सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया होता है। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं हम। पानी का कंट्रोल जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच होता है, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट सीक्रेट करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है एडीएच, वो रेगुलेट करता है कि कितना पानी हमने एब्जॉर्ब करना है या नहीं करना है। जो बच जाता है सारा वेस्ट और पानी वो यहाँ डाल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। नेफ्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट में डालते जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से ये चला जाता है यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में और उससे बॉडी के बाहर। तो मैं दोबारा बात बताता हूँ, बाउमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला, हेनलीज लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पानी को रेगुलेट करता है, प्रॉक्सिमल का और जो हेनलीज लूप है वहां पे फिर बाद में, पहले तो नहीं होती है डिफ्यूजन होती है, पर बाद में वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, एनर्जी स्पेंड करके मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए हार्ट में जो लंग्स हैं, लंग्स में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है उसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही। एनर्जी स्पेंड होती है सिर्फ लंग्स को हिलाने में, सांस को अंदर खींचने और छोड़ने में एनर्जी स्पेंड हो रही है, प्रेशर मेंटेन करने में एनर्जी स्पेंड हो रही है, बट एक्सचेंज में कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही। देयर इज प्योर डिफ्यूजन। यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है ये एनर्जी रिलेटेड है। अगर किडनी खत्म होती है तो ये एनर्जी से जो रिलेशन प्रोसेस है ताकि हम सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर पाए वही नहीं होता। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो खराब हो जाती है, आप नहीं चुन पाते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। पॉइंट समझ आया आपको? किडनीज का के अंदर नेफ्रॉन का वर्किंग समझ आया? ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में पढ़ते हैं आगे, नर्वस सिस्टम आएगा। नर्वस सिस्टम जो है ना हमारा वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। वन इज कॉल्ड द पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व्स आती हैं, 12 पेयर नर्व्स के ब्रेन से निकलते हैं, 31 पेयर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ये पता होना चाहिए। जिनको शीट्स नहीं मिली हुई है मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं ऐप पे डाल दूंगा, वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ बना हुआ है, सिंगल यही प्रेजेंटेशन ढूंढ रहा था, मिल गई, पूरी लास्ट तक बनी हुई है, सारा चैप्टर है, मैं डाल दूंगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ना ये खुद काम करता है,
ये सिंपैथेटिक है, जब आप दौड़ते हैं भागते हैं तो आपकी सांस बढ़ जाती है, उसको कौन बताता है कि बढ़ना है? वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फिर आप रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर उसको रिलैक्स कराया जाता है वापस, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जो बढ़ाता है वो सिंपैथेटिक, जो वापस नॉर्मलाइज करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। समझ आ गया जी? हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए जी। ब्रेन का ये पार्ट जो होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन है। जो हिंड ब्रेन है ना, ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो फोर ब्रेन में आते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम ही हमारा मेन पार्ट है ब्रेन का और लार्जेस्ट पार्ट है। राइट हेमिस्फीयर जो है ये लेफ्ट बॉडी को रेगुलेट करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट बॉडी को। आप दोनों एक हाथ और एक पैर करके चल नहीं सकते। जब आपका राइट पैर चलेगा तो लेफ्ट हैंड आगे आता है, जब लेफ्ट पैर चलता है तो राइट हैंड आता है। बॉडी ने मैकेनिज्म ही ऐसा डेवलप किया हुआ है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये पोन्स है, ये ब्रेन स्टेम है, ये पिट्यूटरी है जो मास्टर ग्लैंड है, ये मेनिंजिस है। मेनिंजिस जो है ना, बेसिकली ये लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मेनिंजिस की इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। राजा राम मोहन रॉय की डेथ जो है वो मेनिंजाइटिस से हुई थी। जिसको नहीं पता उनको बता दिया। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। आपको इसके अंदर गल्गी और सल्की, ठीक है, आपको अप और डाउन मिलेंगे, ऊपर या नीचे जाते हुए। वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया में ब्लड, जो नर्व सेल्स होते हैं वो होते हैं, जो उनके टेंड्रिल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ये कॉर्पस कलोसम है, ये थिक बैंड ऑफ नर्व्स है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये बीच में छोटा सा दिखाया हुआ, बना नहीं हुआ इसमें। हाइपोथैलेमस पहले माना जाता था पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, बट हमें पता है कि अब पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन में जिन्हें हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये थैलेमस आ गया सेंटर में, ये मिड ब्रेन आ गया, ये सेरिबेलम आ गया। सेरिबेलम इज कनेक्टेड विद द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर सेरिबेलम की इंजरी हो जाए तो चलने में हालात वही हो जाएंगे जैसे छोटे बच्चे के होते हैं, वो पैर रखता है, आधा रखता है, उधर रखता है, गिर जाता है, तो वैसे ही हालात हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई नीचे की तरफ। पार्ट्स कर लेते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो सेरिबेलम है, बैक ऑफ द ब्रेन है, मच फोल्डेड पार्ट है, ठीक है, ग्रेइश इन कलर होता है, इसे ग्रे स्कोप ऑफ द बॉडी बोलते हैं, बैलेंस के साथ कनेक्टेड है। पोन्स जो है रिले स्टेशन है सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द ब्रेन के बीच में। मेडुला जो है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, हार्ट बीट, स्नीजिंग, कफिंग, सल्वेशन, वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हेड, नेक और ट्रंक की। ये विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलस यहीं से जनरेट होते हैं। फोरओवर ब्रेन में हाइपोथैलेमस आता है, काफी छोटा है, मैंने बताया ये मास्टर ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिनको सेरिब्रम बोलते हैं, ये मेन पार्ट है, यही कॉन्शियसनेस का सेंटर है, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट को, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट को कंट्रोल करता है। कॉर्पस क्लोसम थिक बैंड ऑफ नर्व्स हैं जो ब्रेन के ऑर्गन्स को, ऐसे मान लो कि मेन तारों का गुच्छा हो गया जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके रखता है और बॉडी को भी कनेक्ट करता है। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखो। सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं। मैसेज यहां से लिया जाता है डेंड्राइट से, और यहां से ट्रेवल करता है और इस साइड आगे जाता है, एक्सॉन के थ्रू आगे जाता है। डेंड्राइट से मैसेज रिसीव करते हैं, सेल बॉडी में नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। ये लंबा सा जो एक बनता है इसको एक्सॉन कहते हैं। ये दोनों तरफ भी हो सकता है, अलग अलग तरह के नर्व सेल्स होते हैं। एक्सॉन के ऊपर मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूरोलीमा सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? उनके ऊपर एक मेड्यूलरी शीथ होती है ताकि मैसेज को लॉस ना हो, सिग्नल लॉस ना हो। और बीच बीच में ये शीथ कम हो जाती है जहां पे, जिसे नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। ये ऐसे हो गया, जैसे ये एक्सॉन है ना, तो एक न्यूरोलीमा सेल ऐसे होता है, दूसरा न्यूरोलीमा सेल ऐसे होगा, ऊपर नीचे एक ही सेल होता है। इसका मेन काम है, यहाँ से शीथ आई, यहाँ से अंदर हुई, फिर यहाँ से अंदर, तो ये जहां से अंदर होती है इसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आ गया इसका एक्सॉन का टर्मिनल ब्रांचेस, यहां से मैसेज रिसीव होकर इस साइड कम्युनिकेट किया जाता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये वही दोबारा डायग्राम दी हुई है, आप किसी भी डायग्राम के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है।
हार्मोन्स करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड के भी ऊपर है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी को बोलते हैं, नो हार्मोन क्रिएट करता है। हाइपोथैलेमस इसके भी ऊपर है, ये न्यूरो हार्मोन क्रिएट करता है जो कि पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी या हाइपोफाइसिस जो है ये नो हार्मोन क्रिएट करता है, 6 एंटीरियर से, 1 मिडल से और 2 पोस्टीरियर से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेकोट्रोपिक हार्मोन। मिडल से मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पोस्टीरियर से एक निकलता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अभी पहले ग्रोथ हार्मोन जो है, देखिए हार्मोन जो है ना ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो हमारी बॉडी में जिसके पास कोई डक्ट नहीं है, ये डक्ट नहीं होती है, कहीं डालता नहीं है, इसको फिर सीधे ब्लड में डालना पड़ता है अपना जो भी सिक्रीशन है। एंजाइम्स जो होते हैं उनके डक्ट होते हैं, सेलुलरी माइनस निकलता है, मुंह में निकलता है, स्टोमक के निकलते हैं, स्टोमक में जाते हैं, लिवर से निकलते हैं, पैनक्रियास से निकलते हैं, डुओडेनम में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के निकलते हैं, इलियम में जाते हैं। इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास जगह कोई नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, ना डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, डक्टलेस। तो ये अपना सारा सिक्रीशन सीधे ब्लड में जाते हैं, ब्लड के थ्रू ये चला जाता है अपने टारगेट ऑर्गन तक और फिर वहां काम करता है। क्वांटिटी इनकी भी कम होती है, एंजाइम्स की भी कम होती है, दोनों होते हैं भी प्रोटीन है, बट ये डक्टलेस होते हैं, वो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इनका एक्शन जो है वो पूरी बॉडी में भी हो सकता है, टारगेट ऑर्गन में भी हो सकता है, बाकियों में। एंजाइम्स जहां निकलते हैं वहां काम करते हैं, मुंह का मुंह में निकलता है, सेलुलर माइस पेट में आते हैं, काम का नहीं रहता। तो जो जहां निकलता है वहां काम करते हैं, ये जहां निकलते हैं अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं वहां काम करते हैं, और कई जगह तो टारगेट ऑर्गन पूरी की पूरी बॉडी है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की ग्रोथ मेंटेन करता है। ज्यादा निकलेगा तो जिगेंटिज्म आ जाएगा, आप खली की तरह हो जाएंगे, तो कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, छोटे ही रह जाएंगे। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कोई भी हिस्सा जो बाहर से गोल हो उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मेडुला कहा जाता है। सो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो कि किडनी के ऊपर लगा होता है उसके कॉर्टेक्स पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन क्रिएट करे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, TSH बोलते हैं इसे, और ये उसको स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन क्रिएट करे। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, कितना हमें जो एनर्जी है हमने यूज करनी है, कितना स्टोर कर लेना है, कितना फैट काम कर लेना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। देखिए इंसुलिन क्या करता है, वो शुगर को ब्लड से निकालता है और सेलों तक पहुंचाता है, सेल तक पहुंच गया, अब कितनी यूज करनी है, कितनी स्टोर करनी है, वो थायरोक्सिन करता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए 100 यूनिट, पीछे आ रही है आपके पास सामान भी है, आपको भेजना है 70 यूनिट और बाकी जो 50 यूनिट है, सपोज 120 यूनिट आपने खाना खाया, 100 यूनिट आपको चाहिए था, आपसे 120 यूनिट, बॉडी ने आपको आगे 70 यूनिट ही भेजे, ठीक है। 50 यूनिट जो है उसने स्टोर कर लिए, तो आपको एक तो वीकनेस फील होगी क्योंकि 30 यूनिट कम मिले, और स्टोरेज ज्यादा हो रहा है, स्टोरेज 20 यूनिट का होना था, वो स्टोर ज्यादा हो रहा है, ये थायरोक्सिन करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन को रेगुलेट, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो आगे थायरोक्सिन क्रिएट करता है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। अगर थायरोक्सिन कम निकलेगा तो TSH को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा ठंडा मारना पड़ेगा कि तू निकल, और अगर TSH का लेवल ज्यादा आता है तो ये इंडिकेट करता है, इसके यूनिट्स होते हैं, ये 3 यूनिट तक जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। अगर ये ज्यादा आता है 10, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 की रेंज में भी आता है, कहीं 80 भी आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि थायराइड ग्लैंड अंडर सिक्रीशन कर रहा है और उसे स्क्रीट करवाने के लिए TSH को ज्यादा निकलना पड़ रहा है। इसके लिए आपको रिप्लेसमेंट खानी पड़ती है, बाहर से टैबलेट आती है, थायरोकेयर की मेडिसिन आती है, सुबह आपको खाली पेट खानी होती है, तो आपकी जितनी क्वांटिटी कम निकल रही है उतना आपको बाहर से रिप्लेसमेंट खाना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? TSH के टेस्ट से पता चल जाता है कि थायराइड वर्किंग कर रहा है ठीक या नहीं कर रहा है। 80 mg नहीं कर रहा, 80 mg नहीं कर रहा, एमजी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, यूनिट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, 80 mg नहीं बोला मैंने, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पे काम करता है। फॉलिकल्स हम बोलते हैं टेस्टिस को और ओवरीज को, ठीक है। ये उनको स्टिमुलेट करता है कि वो मैच्योरिटी क्रिएट करें। टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा कि वो स्पर्म्स बनाए, ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा कि वो एग्स बनाए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवरीज में काम करता है, ये भी टेस्टिस ओवरीज पे काम करता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए ओवरी में ना पैदा होने के हिसाब से सेल एग्स निकलने शुरू हो जाते हैं, बट काम के नहीं होते। काम के होते हैं जब आपका पहली बार वुमेन में मिनार का आता है, ठीक है। वो 14-15 की एज में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, 28 दिन का साइकिल होता है। उसके बाद ये वहां से लेके लास्ट साइकिल होता है मेनोपॉज, वहां तक होते हैं। हर महीने ओवरी तैयारी करती है, जिसमें से एग निकलता है, जिसमें निकलना होता है उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और जिसमें से अब एक एग निकलता है, हो सकता है 2-3 एग ऐसे भी निकल जाए जो काम के नहीं होते। काम के टोटल एग जो होते हैं, अगर आप रफली मान लीजिए, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में ही बोला था, अगर आप 15 साल से 55 साल के लिए बीच में मान लें तो 15 और 55 30 साल हो गए, इसी हुए 30 सालों में हर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 × 3 360 डेज हो, 360 मंथ्स हो गए। 28 दिन का साइकिल है, वही मंथ का ही साइकिल है, तो रफली 360 यानी 400 के प्लस एग्स होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। बाकी सारे एग डिजनरेट होते हैं। तो हर महीने एक फॉलिकल बनते हैं, तैयारी करते हैं, जिनसे एग नया निकलेगा। कई बार दोनों ओवरी से भी एग निकल जाते हैं, कई बार एक ही ओवरी से 2 एग भी निकल जाते हैं। जो ट्विंस होते हैं वो अगर 2 एग आ जाए और दोनों फर्टिलाइज हो जाएं, तो जो ट्विंस बनते हैं वो अलग अलग एग से बने हुए हैं, अलग अलग स्पर्म से उनको फर्टिलाइज किया है, तो वो कहलाते हैं पैटर्नल ट्विंस। दोनों की शक्ल डीएनए अलग अलग होगा, बट एक ही अगर एग फर्टिलाइज होता है, उसके बाद जब वो एम्ब्रियो बनने से पहले उसका जाइगोट जब बनता है, जाइगोट 2 पार्ट में जब टूटा तो वो अलग अलग डेवलप हो गए। केमिकल मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करता है, उसमें कहीं पर भी एरर आ सकता है। तो उससे जो ट्विन बनते हैं वो मैटरनल ट्विन्स होते हैं, दोनों का डीएनए कोड भी सेम होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है जी। थोड़ा बहुत जो उनमें फर्क आता है वो बेसिकली जो एडॉप्टिव एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आता है। ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, दोनों एक जैसे फायदे में, खाना ज्यादा खाने वाला मोटा लगेगा, जो कम खाता है पतला रहेगा, वो तो नेचुरल हो गया, ठीक है। जिसमें से एग निकलना है वो ग्राफियन फॉलिकल होता है। जिस पिछले महीने जिससे निकला था उस जगह ने भी अपनी तैयारी करके रखनी होती है, क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो उस जगह ने ये तैयारी करनी है कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ जाएगा तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। वो आगे की तैयारियां करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी आगे 9 महीने मेंटेन करनी है, तो उसकी मेंटेनेंस का जो काम है वो कॉर्पस ल्यूटियम के हाथ में रहता है। ये एक्सक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, तो ये इसकी तैयारी करना, या फिर मेल्स में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी तैयारी करना, वो सारा काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हाथ में। अगला आ गया ल्यूटिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन बोलते हैं। फीमेल्स में ये मिल्क प्रोडक्शन करता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मिडल पिट्यूटरी से आपको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन को बनाता है। मेलानिन स्किन कलर को रेगुलेट करती है। मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन कलर जो है वो आपकी बॉडी बेसिकली जो है वो आपकी बॉडी का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, मेलानिन का बनना टुवर्ड्स द एक्सटर्नल लाइट एंड हीट। अगर आपका मेलानिन की प्रोडक्शन सही होगी तो आपकी स्किन जो है वो बर्न नहीं करेगी। जो एक्सटर्नल बाहर से हीट मिलती है या लाइट मिलेगी, उसको एब्जॉर्ब करके वो मेलानिन प्रोडक्शन कर लेती है, जिससे स्किन बर्न नहीं होती। अगर मेलानिन प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो जहां लाइट पड़ेगी वहां स्किन बर्न हो जाएगी। समझ आ गया आपको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वैसोप्रेसिन, मैंने अभी बताया था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी में काम करता है, वाटर लेवल को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन निकलता है, ये यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है, एक्सट्रैक्शन उसकी रिलैक्सेशन करता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। बच्चे ने यूट्रस से आना, इतना बड़ा बच्चा छोटे से यूट्रस से बाहर आता है, तो यूट्रस को उतनी शेप देना कि जिससे बाहर आ पाए, और जब वो इतना एक्सपैंड कर गया उसको वापस लाना अपनी नॉर्मल शेप में, वो काम जो है वो ऑक्सीटोसिन के हाथ में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन एक ही होता है? बेटा ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, अलग अलग काम करते हैं। पाइनियल ग्लैंड्स होते हैं, ये भी गोनाड्स पे काम करते हैं। रेडिश ग्रे कलर के होते हैं, गोनाडल डेवलपमेंट, वही टेस्टिस और ओवरीज की डेवलपमेंट करते हैं। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन मिलता है। थायरोक्सिन जो है इसका 60% कंपोनेंट आयोडीन है। अगर आयोडीन कम मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड को ओवरवर्क करना पड़ेगा। ओवरवर्क के चक्कर में थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, और स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम गोइटर कहते हैं। मोस्टली क्या होता था, पहाड़ों में आयोडीन नहीं होता, ये सी वाटर में ज्यादा मिलता है। तो पहाड़ों पे जो लोग रहते थे उन्हें आयोडीन डेफिशिएंसी होती थी, जिसकी वजह से गले उनके स्वेल कर जाते थे।
जो हिमालयाज में जो रहते थे ऊपर। तो अब तो नमक में ही मिक्स करके देते हैं ये, जिसकी वजह से ये गोइटर के ऊपर कंट्रोल हमने कर लिया। ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, और कैल्सिटोनिन निकलता है जो ब्लड का कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। देखो कैल्शियम हर टाइम घिस रहा है हड्डियों से। अब एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये सॉकेट है, ये बॉल है, इसके अंदर ऐसे घूमता है। अगर इसकी शेप चेंज हो रहा है या इसकी चेंज हो रहा है तो क्या घूमेगा? तो कैल्शियम का प्रॉपर उतरना, प्रॉपर वापस लगना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हार्मोन्स की रेगुलेट करते हैं कि वो जैसा शेप जो है वो रेगुलेट की जा सके। अगर शेप मॉडिफाई हो गई, अर्थराइटिस हो जाता है, तो आप कैल्शियम की डिपोजिशन चेंज हो जाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये पैराथॉर्मोन सेक्रीट करता है, पोस्टीरियर सरफेस में होता है थायराइड ग्लैंड के, ये भी कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। थाइमस ग्लैंड जो है ये लिम्फोसाइट्स जो कि हमें एंटीबॉडीज बनाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एक तरह के, उनको बनाने में हेल्प करता है। थाइमोसिन सेक्रीट करता है जो पूरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एनहांस करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर होता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकालता है। कॉर्टेक्स में से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जो सोडियम पोटेशियम लेवल रेगुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया ये ड्रग्स होते हैं हमारे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है जो स्ट्रेस ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सेक्स हार्मोन्स निकलता है जो सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है। एड्रेनालिन निकलता है जो स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट करता है। एड्रेनालिन जो है ना ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसी को कहते हैं। आपको पता है मार पड़ने वाली है या लड़ाई होने वाली है तो बॉडी पहले ही तैयारी कर लेती है। अगर इसने हाथ लगाया मैं भी दूं या मैंने भाग जाना है, जैसे ही आया दिल तेजी से धड़क रहा होता है, ठीक है, सांस जोर जोर से ले रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये ऐसे हो गया जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई जो है वो फोर्थ गियर में नहीं चढ़ी जाएगी, उसका गियर हैवी करना पड़ता है बॉडी को, अदरवाइज हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी रास्ते में। तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, इसलिए गाड़ी का इंजन जो है वो अपना लोड जो है हैवी करता है, वो अपना गियर हैवी करता है। ये मेंटेन जो करता है वो एड्रेनालिन करता है। समझ आ गया जी आपको? नॉर एड्रेनालिन जो है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर रेगुलेट करता है, हार्ट मसल्स को रिलैक्स करता है, उल्टा काम करता है एड्रेनालिन की जगह। जब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आएगा तो थोड़ा सा ही रिलैक्स करवाएगा। पैनक्रियास जो है मैंने आपको बता दिया था, इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। ठीक है जी, क्या सेक्रीट करते हैं? इंसुलिन। ये बीटा सेल सेक्रीट करते हैं, ये ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोज पे हमने काफी डिस्कशन की। ग्लाइकोजन निकलता है, ये लिवर का ग्लाइकोजन जो है ये अल्फा सेल सेक्रीट करते हैं। लिवर में भी हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। आप खाना बंद करेंगे तो पहले बॉडी अपना ग्लूकोज यूज कर लेगी, फिर लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन, इसको यूज करती है। समझ आ गया? उसके बाद हम आती है फैट के ऊपर, तो ये सेकंड हमारा अल्टरनेटिव है हमारे पास। सोमैटोस्टैटिन है, ये बाकी सारों के हार्मोन एक्सेस हो जाए कोई हार्मोन उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिटर है एक तरह का। जैसे प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे ना उसमें एब्सिसिक एसिड है, वो इनहिबिटर, वो कोई ज्यादा हो जाए कुछ निकल जाए उसको ठीक करने का काम जो यहाँ पे है वो सोमैटोस्टैटिन करता है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन देती हैं, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन, उनकी डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, आवाज भारी हो जाती है मेल्स की, ठीक है, और चेस्ट ब्रॉड हो जाती है, ये चीजें जो है इनके कंट्रोल में है। ओवरीज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है फीमेल्स में, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा निकलने का ये मतलब नहीं है कि वो मैस्कुलिन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है, ठीक है। ये फुल बॉडी की डेवलपमेंट करता है, एग की प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स वगैरह जो है फीमेल में वो इन्हीं के कंट्रोल में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे पहले विटामिन्स की एक शीट कर लेते हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं। विटामिन्स जो है ना वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, देयर आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसमें ए डी ई के आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन अगर ज्यादा खाएंगे तो ओवर विटामिनोसिस हो जाता है। अगर आप वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादा खाते हैं तो वो यूरिन में निकल जाएंगे, यूरिन में निकल जाते हैं, तो मगर फैट सॉल्युबल ज्यादा खाएंगे तो फिर वो पॉइजनस हो जाते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ये जीरोथैल्मिया डिजीज अगर नहीं कम हो जाए बॉडी में तो रात को दिखने में मुश्किल हो जाती है, नाइट की ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया हो जाता है,
विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। ये रिटार्डेड ग्रोथ है, एक तरह की आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, वीकनेस रहती है, इसको बेरी बेरी कहा जाता है, खाने का मन नहीं करता, ये विटामिन B1 से होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, इससे आंखों में जलन, स्किन में जलन, रैशेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ये विटामिन B2 के कंट्रोल में है। विटामिन B4 नायसिन है, इससे भी एक रिटार्डेड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उस डिजीज को पेलेग्रा कहते हैं, तो ये विटामिन B4 की वजह से होता है। विटामिन B12 इज कॉल्ड साइनोकोबालामिन, इससे अनीमिया, एक टाइप का पर्निशियस अनीमिया वो हो जाता है, ब्लड की फॉर्मेशन घट जाती है, पर्निशियस अनीमिया हो जाता है। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, इससे जो डिजीज होता है उससे दांतों से खून, मुंह से खून आता है, इसको जॉइंट्स, मुंह के जो आपके टीथ हैं वो लूजन हो जाते हैं, इसको स्कर्वी कहते हैं। पुराने जमाने में इसे सी का श्राप कहा जाता था, मैंने वीडियोस में बताया, जो लोग सी जाते थे लॉन्ग वेजेस पर, उनको बाद में तो 2-3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खत्म हो जाते थे, तो दालें वाले ही खाते थे। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से उनके दांतों से, मुंह से खून निकलने लग जाता था 3 महीने के बाद। वो सोचते थे कि हम इतने दिन से सी में आए तो सी का श्राप है ये, उन्हें बाद में पता चला कि बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इमली खाने से ठीक हो गई, इमली खाएंगे ठीक हो गई। टैमरिंड। विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, अर्गोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इससे टांगे कमजोर हो जाती हैं, छेकियां जल्दी टूट जाती हैं, इसको बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं, बड़ों में ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं, बोन्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है, कमजोर रहती है बोन्स। विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल, आरबीसी की लाइफ को घटा देते हैं, जल्दी मर जाते हैं, आरबीसी की लाइफ घट जाती है। विटामिन के इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन, इससे हेमरेज हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े दादी वगैरह को कई बार आप उठाते हैं, जहाँ हाथ लगाते हैं वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो इसलिए होता है कि उनकी एज के साथ साथ विटामिन के डेफिशिएंसी भी हो जाती है और विटामिन के अपना काम सही तरह से कर नहीं पाता है, और उनमें हेमरेज, इंटरनल हेमरेज होनी शुरू हो जाती है, जहाँ दब लगती है वैसे वो खून क्लॉट, वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, इसको हम हेमरेज बोलते हैं। खतरनाक ब्रेन में है, हाथ पैर में तो चलो आस्ता आस्ता बॉडी रिकवर कर लेगी, अगर ब्रेन कहीं में हेमरेज हो गई तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमरेज और फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। समझ आ गया जी आपको? ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं। You can have your lunch, after that we'll go for class. Thank you.